हाँ जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं ये सेशन। थोड़ा-सा रिलेटिवली बड़ा सेशन हो सकता है, थोड़ा-सा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, बट मैं कुछ बातें आपको बहुत आराम से क्लियर करता हूँ। अब हमें ना म्यूचुअल फंड को एनालाइज़ करना सीखेंगे, ठीक है? आप ये समझना, मैंने पहले लास्ट सेशन में भी बताया था दैट एनालाइज़िंग म्यूचुअल फंड इज़ नॉट एज़ कॉम्प्लिकेटेड एज़ एनालाइज़िंग इक्विटीज़। कारण क्या होता है, इक्विटी को रिसर्च करके रिकमेंड देना, बाय करना, सेल करना, होल्ड करना डिफ़िकल्ट होता है, तभी आपने एक फंड मैनेजर को हायर किया है वो सब काम करने के लिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे जो म्यूचुअल फंड का यूनिवर्स है, देयर आर 4000 टू 6000 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, राइट? अक्रॉस द कैटेगरी ऑफ फंड, अक्रॉस द स्कीम सब मिला के 4 से 6000 म्यूचुअल फंड्स हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कौन-सा म्यूचुअल फंड पिक करें। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड मुझे पिक करना है? देखो, अगर इसके लिए कोई फ्रेमवर्क होता ना कि आप ये चीज़ें कर लो और आपका जो म्यूचुअल फंड आएगा इसके बाद, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करेगा, तो दुनिया में कोई कुछ काम ही नहीं करता, समझ रहे हो? हमें मैराथन दौड़ने की कोशिश करना है। जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो वी आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड, सो सॉरी फॉर द हिकअप। जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, तो इट्स अ लॉन्ग, लॉन्ग 21-42 किलोमीटर मैराथन एंड नॉट अ 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है वो, ठीक है? तो हमें है ना, कुछ पैरामीटर्स का हम ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से वी विल आइडेंटिफाई वेदर दिस म्यूचुअल फंड इज मेकिंग सेंस टू अस और नॉट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, सब लोगों का म्यूचुअल फंड एनालाइज करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कई लोग सिर्फ फंड मैनेजर को फोकस में रख के फंड एनालाइज करते हैं कि यार हु इज मैनेजिंग माई मनी, मेरा पैसा कौन संभाल रहा है, ठीक है? वो कैसा व्यक्ति है, वो कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा संभाल रहा है, उसका हिस्टोरिकल रिटर्न क्या रहा है, ठीक है? वो फंड में कितना पुराना है, कितना नया है, ये सब चीजें लोग देखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग रिस्क को बहुत ज़्यादा सेंटर फोकस रखते हैं कि रिस्क कैसा है, हाउ दे आर मैनेजिंग द अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड रिस्क, उसको मैनेज करते हुए कैसे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और कई लोग प्लेन हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पे देखते हैं कि अपने को कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, हम सिर्फ 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न निकालेंगे, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसके अंदर घुस जाओ, ठीक है? देखो, इसमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है। कारण क्या है, म्यूचुअल फंड रिलेटिवली इतना सेफर इंस्ट्रूमेंट है। रिलेटिवली मतलब इन रिलेशन विथ इक्विटीज, म्यूचुअल फंड इतना सेफ इंस्ट्रूमेंट है कि आपका पैसा कभी जीरो तो नहीं हो सकता। आप अगर म्यूचुअल फंड में कोई सिलेक्शन में कोई मिस्टेक करते हो ना, तो उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी बॉस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कैसी, कि मैंने फॉर एग्जांपल बहुत स्टडी करी, बहुत रिसर्च करा और मैंने एक स्मॉल कैप फंड ले लिया, एबीसी स्मॉल कैप फंड। अब उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही होगी कि जो मेरा पिक करा हुआ फंड है, वो मुझे मीडियोकर रिटर्न्स दे रहा है एज कंपेयर टू दूसरे फंड्स, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? फिर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 1 साल के रिटर्न के बाद डिसीजन ले लोगे कि यार मैंने जो म्यूचुअल फंड लगाया था वो 1 ईयर का था, 1 ईयर के बाद उसका रिटर्न अच्छा नहीं आया, दूसरे का अच्छा है, तो मैं स्विच कर लूंगा। वाई? बिकॉज इट कम्स विद टैक्सेशन लॉस। तो आपके रिटर्न्स ही डिप्लीट होते जाएंगे बहुत ज्यादा। आप जैसे ही कोई भी सेल करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी टैक्सेशन रेट्स होते हैं 10% और 15%, वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो आपके अपने अगर 10% का रिटर्न बनाया तो वो 15% लगा के 8.5% ही रिटर्न रह जाएगा। तो अपने को ऐसे नहीं करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड को स्क्रीन करना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? मैं अभी एक काम करते हैं, विल ओपन अ स्क्रीनर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हम कोई भी एक रैंडम बेसिस पे म्यूचुअल फंड पिक करते हैं और उसका एक एंड टू एंड एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखना, हो सकता है ये कंक्लूसिव तरीका नहीं है, समझ रहे हो? ये मेरा तरीका है, मैंने कोशिश करी कि उसमें जितनी चीजें अपन ने पढ़ी हैं वो सब चीजों को रखते हुए क्या परफॉर्मेंस निकल रही है वो देखते हैं, ठीक है? सब लोगों के तरीके अलग अलग होंगे, आप अपना खुद का फ्रेमवर्क भी डिवाइस कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। द सीरीज का ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू मेक यू एन एक्सपर्ट, वो ऑब्जेक्टिव कभी था भी नहीं इस सीरीज का, ठीक है? आपकी फेमिलियरिटी इंक्रीज होना चाहिए, कोई आपको चूना नहीं लगा जाए, बस इतना सा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है? चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं एंड वील स्टार्ट विथ रूपी वेस्ट, ठीक है? ये राजी, देखिए, रूपी वेस्ट पे अपन जा रहे हैं, नॉर्मल सा है बिल्कुल। मैं टूल्स में गया, टूल्स में मैं म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे गया। देखना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है
वो ये है कि मैं मिनिमम 10 साल, 15 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ। मतलब मेरा वो इन्वेस्टमेंट हॉराइज़न है। क्या किसी को अगर 6 महीने के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको म्यूचुअल फंड में, उसको इक्विटीज़ में ही पैसा नहीं डालना चाहिए। तो तेरे पास कैश रख ले भाई, एफडी करा के रख ले 6 महीने की, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं एसेट क्लास में क्या करता है ना, मैं एसेट क्लास में सिर्फ स्मॉल कैप लेते हैं। स्मॉल कैप में ओपन एंडेड लेते हैं, ठीक है? एंड चूज़ कॉलम्स में जाता हूँ और रिटर्न्स में 10 साल का रिटर्न भी लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी रखते हैं अभी, क्योंकि अभी अपने को एक फंड पिक करना है, दैट्स इट, कि यार मैं कौन सा ऐसा फंड है जिसको पिक कर सकता हूँ। और आप देखो, जैसे मैंने क्या करा, मैंने नॉर्मली ये 10 इयर्स में सबसे हाईएस्ट रिटर्न किसने दिया है, ठीक है? अब ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसने पिछले 10 सालों में हर साल 27% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। ठीक है, धड़ 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 धड़। आप समझते हो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हर साल 27% रिटर्न मिला है पिछले 10 सालों में, और आप मान लीजिए कि आपने 100 रुपया लगाया होता आज से 10 साल पहले, तो ये रिटर्न आपका बन चुका है 1.27 रेज टू द पावर 10। 10x रिटर्न दिए हैं उसने पिछले 10 साल में। आपने 10 साल पहले अगर एक मुश्त लमसम अमाउंट लगाया होता, तो आज वो अमाउंट 10 गुना है। आप मानो बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीज करने में फेल हो जाती हैं, बड़े बड़े पीएमएस ये काम करने में फेल हो जाते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, नीदर आई एम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैं आपको हार्ड कोर एजुकेशन के पर्पज से ही बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। हम इसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, विल ट्राई एंड विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अभी क्या होगा, मैंने म्यूचुअल फंड का एक पेज ओपन करा है, ठीक है? इसका आप देखोगे टर्नओवर रेशियो इज आल्सो वेरी वेरी डिसेंट। इंसेप्शन से इसने 22% का रिटर्न बनाया है। विल जस्ट चेक इंसेप्शन कब था इसका। 2010, 13 सितंबर 2010 में ही था इंसेप्शन, ठीक है? वहां से अगर अभी तक देखोगे तो क्लोज टू 22% रिटर्न बनाया है, ठीक है? और इधर इसका वैल्यू क्या आ रहा था, करेक्ट। नाउ व्हाट आई डू इज, सबसे पहले ना यार, मैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ओपन करना चाहूंगा। बंद कर दो उसको, नाम समझ में आ गया ना, आई जस्ट क्लोज दिस, ठीक है? और मैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ओपन करके इक्विटी फंड्स में आना चाहता हूँ। क्या हो गया भाई? करेक्ट, लार्ज कैप फंड ना, आई वांट स्मॉल कैप। दिस इज इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसको ओपन करते हैं एक बार। लेट्स जस्ट ओपन एंड चेक इट, ठीक है? फिर प्रोडक्ट लेवल, रिस्क कैटेगरीज लिखा हुआ, ये सब जगह कॉमन रहता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द द अथॉरिटीज की वो आपको ऐसी फंड की फैक्ट शीट दे। इसको आप फंड की फैक्ट शीट बोल सकते हो। ये यहाँ पर मिला है प्रोडक्ट नोट में, ठीक है? अगर जैसे आपको नहीं मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ढूंढा नहीं मिला, ये रहा सबसे पहले, तो यहाँ पर फैक्ट शीट आपको मिल जाएगी, ठीक है? फंड वाइज फैक्ट शीट चाहिए, फंड वाइज फैक्ट शीट भी मिल जाएगी। आप इधर जाओगे, इसमें सारी की सारी फैक्ट शीट है म्यूचुअल फंड की, स्मॉल कैप की, ठीक है? आप खुद भी ऐसी बना सकते हो। मैंने आपको वन पेजर बनाना बताया है, ठीक है, कैसे बनाना है। आप अगर चाहो तो इसमें प्लेसमेंट तो कर ही सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगेन, अच्छा सर, मेरे को कोई दूसरे फंड हाउस की फंड शीट निकाल दो, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड फैक्ट शीट। भाई रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है, कुछ देगा नहीं देगा, ये जरूर देगा आपको, देना ही पड़ेगा, और हर महीने देना पड़ेगा, एक महीने नहीं, एवरी मंथ दे नीड टू गिव इट टू यू, ठीक है? ये रहा। अब इसमें क्या होता है, कई लोगों की फैक्ट शीट एक साथ आती है, कई लोगों की अलग अलग आती है, वॉट एवर इट इज। चलो एनीवेज, विल जस्ट कम एंड हम इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट है वो क्या बोल रही है। तो सबसे पहले तो इंसेप्शन डेट है, थोड़ा सा देखना, ठीक है? 16 सितंबर 2010। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ है ना एक टेम्पलेट हाथों हाथ ही बनाते जाता हूँ, और मुझे लगेगा ना तो आई जस्ट शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा।
ठीक है, चलिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू इज, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर, और अभी 3-4 ही रख लेते हैं बस ऐसे। आप लोग भी साथ साथ करते जाओ, किसी और फंड का कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अभी इसमें अपन रेगुलर या ग्रोथ प्लान नहीं देखते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन बेसिक डिटेल्स। ठीक है, बेसिक डिटेल के अंदर सबसे पहले आ जाएगा मेरा इंसेप्शन डेट। वाह जी वाह। ठीक है, ये मेरी इंसेप्शन डेट है। तो इंसेप्शन डेट अपनी क्या आ रही है, वहां पर चले जाओ एक बार, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, 16 सितंबर 2010। ठीक है, तो अभी तक कितना टाइम हुआ है इस चीज को, उसके लिए अपन ईयर फ्रैक का फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर। ईयर फ्रैक में स्टार्ट डेट जो होगी, वो स्टार्ट डेट ये लेंगे, जो एंड डेट होगी, एंड डेट में मैं टुडे लिख दूंगा, और मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, और कंट्रोल 1 पे मैं चला जाऊंगा, कस्टम्स में आ जाऊंगा, यहाँ पर आके मैं इसके आगे ईयर्स लिख देता हूँ, और इसको आप डबल कोट में लिख दें तो ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 13.6 ईयर्स। ठीक है, इतना साल हो चुका है सिंस इंसेप्शन। विल चेक नाउ, पहले बेसिक डेटा ले लेते हैं। ठीक है, मंथ एंड एयूएम, कितना एयूएम है, 45,746 करोड़। एयूएम एज ऑन क्या बोला, मार्च बोला है ना उसने, March 31। भाई मैं आप लोगों को यही समझ के सिखा रहा हूँ कि आप तो स्टूडेंट हो, और आप सब कुछ एकदम स्क्रैच से खुद का बनाना चाहते हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी नौबत आवे ऐसी, ठीक है, तो आप किसी को अपनी वर्किंग भी दिखा सको। तो कितना है, 45749। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अब ये निपॉन इंडिया की जो वेबसाइट है, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे सारे के सारे एयूएम का डिटेल मिल जाता है, जो कि मिल भी जाएगा, इट इज अगेन अ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन टू गिव। ठीक है, टोटल एयूएम कितना है अपने पास, ये मिल जाएगा, डोंट वरी। फोकस्ड फंड हटा दो, ये सब चीज़ें हटा दो, विल जस्ट ट्रैक एन्युटीज, इन्वेस्ट लमसम, स्टार्ट एन एसआईपी, नॉलेज सेंटर, इन्वेस्टर सर्विस। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इन्वेस्टर सर्विस में जाएंगे, डाउनलोड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहीं एयूएम मिल रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्या होता है, हर वेबसाइट अपना अलग अलग रखती है। निपॉन इंडिया स्कीम वाइज एयूएम लेना अपने को, देखो डिस्क्लोजर ऑफ एयूएम होता ही है वो, इट्स अ रेगुलर डिस्क्लोजर। तो इसने March 24 का ही दिया हुआ है, अपन वही लेते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, विल जस्ट ओपन इट। टोटल, ग्रैंड टोटल देख लीजिए इधर कितना आ रहा है। ग्रैंड टोटल में ये रहा, ग्रैंड टोटल इधर दिखा रहा है आपको लास्ट में। ठीक है, ग्रैंड टोटल में अपने को ये देखना है बड़ी, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको फ्रीज कर देता हूँ पेन्स को। ठीक है, अब फ्रीज करने के बाद आई जस्ट गो ओवर हियर, ये रहा ग्रैंड टोटल, और यहाँ पर इक्विटी में आपको स्मॉल कैप मिल जाएगा, डोंट वरी, नहीं मिलेगा तो सीधे सर्च करो। ये रहा 45,194, अपना भी यही था 45,194, ठीक है, इतना चलेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। लास्ट में आ जाओ और टोटल कर लो सारे फंड्स का मिला के कितना है, सारे के सारे फंड्स का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 441,999। ठीक है, टोटल AUM ऑफ निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स 441,999। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं फंड, फंड AUM। ठीक है, और यहाँ लिखो फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल AUM। अच्छा, ये करना क्यों जरूरी है पता है? वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दिस। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके चलता हूँ। ठीक है, ये करना क्यों जरूरी है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे टोटल, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है ना, ही इज एज बिग एज जितना AUM उसके पास है, उतना ही बड़ी कंपनी होगी, उतना ही बड़ा धंधा होगा। मुझे ये देखना है कि जो फंड मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो फंड मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हाउ मच इज दैट फंड अ टोटल ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स, कि मैं कितना रिसोर्सेज उसमें लगा सकती है कंपनी। ठीक है, कहीं ये म्यूचुअल फंड जरूरत से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, मतलब कहीं ऐसी कुछ हालत तो नहीं हो गई है, या इससे भी ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है? क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे फंड का साइज बड़ा होता जाएगा ना, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप ये भी अभी लिख के रख लेना। जैसे जैसे फंड का साइज बड़ा होता जाएगा, उसके रिटर्न्स बहुत मीडियोकर होते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत फैक्ट बात है। तो अपन अभी यहाँ सारी बेसिक डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। नो, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज आई विल कम ओवर हियर इन द फैक्ट शीट। ठीक है, इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो बेंचमार्क होना भी चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क इज निफ्टी स्मॉल कैप 250। TRI, TRI अब मत पूछना मेरे से क्या होता है, मैंने ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता दिया कि TRI क्या होता है। ठीक है, इधर फंड मैनेजर समीर रच और तेजल सेठ। चलो आ जाओ। ठीक है, तेजस सेठ। एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है सर, देखना यार क्या होता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स समझना, जैसे आपने ऐसे समझ लो, आपके आपने आपको एक दोस्त ने बोला कि यार तू मेरा म्यूचुअल फंड, तू मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर ले। तो बोला ठीक है, आप भी जोश में थे, अभी अभी आपने सेबी का आर्य करा था। ठीक है, और लाइसेंस लिया और आपने फंड मैनेज करना शुरू कर दिया, उसने 1 करोड़ रुपए डाल दिए उसके डीमैट अकाउंट में। आपने उससे कुछ स्टॉक लिया, 10 दिन बाद वो आके बोल रहा है एक काम कर यार 20 लाख रुपए निकाल के दे दे। आपने बोला यार ऐसे थोड़ा ना होता है, मैंने अभी तो पूरा इन्वेस्ट किया है। निकालने में, बार बार निकालने में, डालने में ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो लगती है, ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, ये लगेगा। बोले यार मेरे को जरूरत है भाई, प्लीज निकाल के दे दे। आपने 20 लाख, बोले भाई तेरा पैसा है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, फिर वो आया, उसने पैसा डाल दिया, पैसा डाला, दैट्स ओके। फिर 1 महीने बाद आया, निकाला। क्या बार बार आप विड्रॉ करते हो, बार बार जब आप एग्जिट लेते हो, तो क्या उसके कारण फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंपैक्ट पड़ता है? तो फंड क्या करते हैं ना, डिस्करेज करते हैं आपकी शॉर्ट टर्म एग्जिट को। आप देखोगे एंट्री लोड का मतलब क्या होता है, एंट्री लोड का मतलब ये है कि फंड में पैसा लगाने के लिए हम आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड निल होता है, बट एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड क्या होगा, 1% होगा, अगर आपने रिडीम कर दिया। ठीक है, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट यूनिट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई यूनिट अलॉट हुई है, जैसे आपने SIP लगाया, ठीक है, और जो लास्ट SIP है ना, वो अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा। उसके बाद आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो, ये एग्जिट लोड इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, ताकि म्यूचुअल फंड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। यूजुअली ये 6 मंथ्स या 1 ईयर तक हो सकता है कि अगर आपने 1 साल तक पैसा निकाला तो 1% कट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब यहां पर मुझे पढ़ना है अच्छे से। ठीक है,
द फंड अटेम्प्ट्स टू जनरेट relatively better risk adjusted returns. रिलेटिवली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मतलब ये अल्फा की बात कर रहा है। अपन ने बोला अल्फा इज नॉट द रिलेटिव रिटर्न्स, इट इज रिलेटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अल्फा में बीटा का कैलकुलेशन आता है। ठीक है, द फंड अटेम्प्ट्स टू जनरेट रिलेटिवली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बाय फोकसिंग ऑन स्मॉलर कैपिटलाइजेशन कंपनी। छोटी कंपनीज पे फोकस करते हैं। सर अब मुझे ये बताओ, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी लार्ज कैप है? एक्सचेंज थोड़े से अलग नंबर्स देते हैं, बीएससी अपने नंबर देता है, एनएससी अपने नंबर देता है, सेबी अपने नंबर देता है। मोटा माटी काम चलता है कि 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी अगर है तो उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। 4,000 से 7,000 8,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको मिड कैप बोलते हैं। उससे ज्यादा बड़ी कंपनी है तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं। डिपेंड करता है, इंडिया की इकोनॉमी जितनी ज्यादा ग्रो करती जाएगी, बड़ी कंपनीज जितनी बड़ी बनती जाएंगी, इन सबका भी जो ब्रैकेट होता है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है ना। स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉर द पर्पज ऑफ द फंड। इस फंड के लिए हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स की क्या डेफिनेशन रखी है? आर डिफाइंड एज द स्टॉक हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बिलो टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारे लिए स्मॉल कैप का डेफिनेशन ये है कि अगर आप हिंदुस्तान की सारी कंपनीज की लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उनको ऑर्डर में अरेंज करो डिक्रीजिंग ट्रेंड में फ्रॉम देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी जो कि टीसीएस या रिलायंस, फिर एक एक करके रखो, तो पहली 250 कंपनीज को हम छोड़ देंगे। वी विल नॉट पिक फर्स्ट 250 कंपनीज। उसके बाद हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद का इन्होंने कोई लिमिटेशन नहीं लगाया। द स्मॉल कैप कंपनीज आर पोटेंशियल मिड कैप ऑफ टुमारो। ठीक है, आज की स्मॉल कैप कल की मिड कैप है, कल की मिड कैप परसों का लार्ज कैप है। ठीक है, वाह 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 वाह। एंड ओफन ट्विन एडवांटेज ऑफ हाई ग्रोथ बिजनेस एंड रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन। ये हमेशा सही नहीं है, समझ रहे हो? बिजनेस में हाई ग्रोथ हो सकती है बट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक छोटी कंपनी आपको एक अच्छे और लोअर वैल्यूएशन पे मिले। द फंड फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग गुड ग्रोथ बिजनेसेस, अच्छे बिजनेसेस विथ रीजनेबल साइज। ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना डिफिकल्ट है। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी हो और वैल्यूएशन उसका रीजनेबल हो, रैशनल हो। क्या इसने ऐसा बोला है कि वैल्यूएशन फेयर हो, वैल्यूएशन लोअर हो? नहीं, बोल रहा है रैशनल वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर आपका वैल्यूएशन ज्यादा है तो भी मैं ले लूंगा आपकी कंपनी, ऐसी बात नहीं है, बट सब्जेक्ट टू कि आप उस ज्यादा वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाओ। ठीक है, अपन और आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल कैप कंपनीज, ये अपन ने देखा। अच्छा एक चीज और देखना, इसमें देखना ये जो लिखा है ना, स्मॉल कैप कंपनीज आर पोटेंशियल मिड कैप ऑफ टुमारो। यार एक कंपनी का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन पता है कब होता है? सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन कब होता है? जब वो एक कैप से दूसरे कैप के अंदर जंप करती है। जब निफ्टी 250 स्मॉल कैप से कोई कंपनी निफ्टी 150 मिड कैप में आती है, या निफ्टी नेक्स्ट 100 में आती है और उसके बाद निफ्टी 50 में आती है, ये जो जर्नी होती है ना 5-10 साल के किसी कंपनी के लिए, इसमें सबसे बड़ा मैसिव वेल्थ क्रिएशन होता है। आपको अगर देखना है तो आप हीरो होंडा देख लीजिए। हीरो होंडा इज द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ दिस दिस पर्टिकुलर थिंग। बहुत सारे बिजनेसेस, आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, रियल टाइम 1994 95 में इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, 2004-5 के अंदर इट बिकम अ मिड कैप कंपनी, 2010 ऑनवर्ड इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। ये जो 15-20 साल का टाइम रहा, इसमें उसने सबसे मैसिव वेल्थ क्रिएशन किया। थोड़ा सा देखना, द इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हमारी मतलब फंड फंड की, अडॉप्ट्स प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अडॉप्ट करते हैं, बहुत उसको आगे रखते हैं। लाइक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब पता है क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो उसकी वैल्यू है ना, उससे थोड़ा और नीचे खरीदो, ताकि अगर कल को ये और नीचे गिर भी जाए तो उतना नीचे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी नीचे खरीदा हुआ है। समझ रहे हो? हम एक, जैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू है सर, जिसके ऊपर डील कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेट करूंगा और मैं थोड़ा और नीचे खरीदूंगा। तो ये जो एरिया बनेगा ना मेरा, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको जीवन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी समझना है, ठीक है, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड बुक। ये किताब अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ पब्लिकेशन है, सिर्फ 100 किताबें ऐसी छपी थी पूरी दुनिया में। अगर आप आज एक्चुअल में इसके हार्ड कॉपी कहीं ओरिजिनल मिल जाएगी तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगी। ठीक है, द नेम इज
मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय स्लेथ क्लारमन। ठीक है, ये अमेज़न पे जो भी आपको मिलेगा ये सब नकली है। पहली बात तो इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल। ठीक है, हार्डली ये कोई किताबें छपी थी। अब इसको कैसे निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ से निकालोगे, वो आप समझ लेना। बट ये किताब ऐसी है जो आप सबको पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। एंड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं और हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। एक बात देखना, डाइवर्सिफिकेशन भी क्या बहुत पेनफुल हो जाता है कई बार, पता है आपको। आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ये चीज बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने जो सिद्धांत पढ़ा है उसके अगेंस्ट है, आपने जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसके अगेंस्ट है। बट थोड़ा सा अगर आप समझोगे ना, और थोड़ा सा मेच्योरिटी से इस चीज को कंसिडर करोगे तो आपको शायद समझ में आएगा। अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस में नहीं दे रहा हूँ, बट एक कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप देखोगे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, बड़े मतलब कौन, जिनको आप जानते नहीं हो लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बना लिया मार्केट में। सर क्या ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं और उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बना लिया? ऐसे ही लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बना लिया मार्केट में। आप कभी भी देखना, ये लोग है ना हाई क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत बड़ी पोजीशन लेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, किसी दो पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी तीन पर्टिकुलर स्टॉक में। सर क्या एक स्टॉक में भी पोजीशन लेने वाले लोग रहते हैं जो सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदते हैं? बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। सर फिर तो ये नुकसान वाली बात है, इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है, रिस्क ज्यादा है, बट रिटर्न भी इसमें ही ज्यादा है। मेरे एक दोस्त मेरे पास आया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बचपन का दोस्त है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि उसने मेरे से पूछा कि यार पोर्टफोलियो देख कैसा है क्या है। मैंने पोर्टफोलियो ओपन करा, यू विल नॉट बिलीव 186 स्टॉक्स थे उसके पास। पोर्टफोलियो बड़ा था, पोर्टफोलियो 80-90 लाख 1 करोड़ रुपए के ऊपर का पोर्टफोलियो है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, 80 186 स्टॉक्स। मैंने बोला तो कैसे खरीदता है स्टॉक, मतलब व्हाट इज योर माइंडसेट? बोले कोई नहीं यार, देख दो तीन अच्छे चैनल्स हैं मेरे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, मैं खरीद लेता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स इसमें से डबल हो चुके हैं। बट मैंने बोला यार फिर इतना दिमाग ही क्यों लगा रहा है? अगर तेरे को 186 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखना है तो तू म्यूचुअल फंड ही खरीद ले भाई, क्योंकि टेक्निकली तो तू खुद का ही म्यूचुअल फंड चला रहा है। तो चमक गई उसके आंखें, अरे तू क्या बात कर रहा है, मैं फंड मैनेजर? मिला तो बेवकूफ है। समझ रहा है? अगर देख, अगर तेरे को ऐसा लगता है फटू फटू हो रहा है अपना, कि यार कहीं मार्केट गिरने जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ठीक है, तो बिल्कुल खरीद के रख, बहुत सारे स्टॉक्स खरीद के रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तेरे को बड़ा पैसा बनाना है तो यार डाइवर्सिफिकेशन कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए। ये क्या होता है ना, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल थॉट है भी नहीं, बट डाइवर्सिफिकेशन अगर ज्यादा हो जाए तो डाइवॉर्सिफिकेशन हो जाता है। डाइवॉर, WORSE, वॉर्स, डाइवॉर्सिफिकेशन हो जाता है। वो आपके रिटर्न्स को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। हमें ये भी असेस करना पड़ेगा वाइल असेसिंग आर म्यूचुअल फंड, कि हमारी जो फंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बोल रहा है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप स्पेस कैन पोटेंशियली आउट परफॉर्म ओवर लॉन्ग टर्म, स्पेशली ड्यूरिंग सस्टेन्ड अप ट्रेंड्स। बिल्कुल फैक्चुअल बात बोल रहा है, इसमें कोई भी ऐसा नया वैल्यू एडिशन नहीं है। बहुत सिंपल सा बात है कि जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है स्मॉल कैप, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन हाउस रिसर्च, अ की डिफरेंशिएटर टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म विनर्स, एंड NIMF हैज, NI मतलब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, हैज एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवर 25 ईयर्स इन मैनेजिंग इक्विटी स्ट्रैटेजीज। वो बोल रहे हैं हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है अंदर। वैसे जो, अगर आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन के निप्पॉन इंडिया में लगते हो तो बाई साइड एनालिस्ट कहलाओगे या सेल साइड एनालिस्ट कहलाओगे? ये मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताना। इस वीडियो का पहला होमवर्क है आपका, 2 मिनट रोक लो और जाके लिख के बताओ। ठीक है, द पोर्टफोलियो हैज द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक रिवाइवल एंड वैल्यू एंड थेमेटिक प्ले। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे स्टॉक्स लेते हैं जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी अगर रिवाइव होती है तो इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज अभी देखते हो तो स्पेशलिटी स्टॉक्स है, स्पेशलिटी केमिकल के कुछ स्टॉक्स हैं। कोई भी स्टॉक ले लो एक स्पेशलिटी केमिकल का, मैं स्क्रीनर ओपन करता हूं आपके लिए।
एंड से फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टॉक। ठीक है, 70,000 करोड़, क्लोज टू $10 बिलियन, $8-9 बिलियन की कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी। आप अगर देखेंगे ना तो ये कंटिन्यूसली बेसिस पे ये स्टॉक जो है, इसको 5 साल का मैं हॉरिजन लगाता हूँ, तो ये अक्टूबर 21 से लेकर के आज तक कंसोलिडेट ही कर रहा है ये स्टॉक। अक्टूबर 21 से लेकर के मई 24 तक। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ और अक्टूबर 21, मतलब मैं इधर से देखता हूँ, तो आप देखोगे इस दौरान, ठीक है, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 50% से बढ़ी है। 8,000 करोड़ की सेल 16,000 करोड़ की हुई है, 50-60% से सेल बढ़ी है। ठीक है, प्रॉफिट मोटा माटा 20-30% से बढ़ा है बीच में। इस साल में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी डबल ही हुआ है लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो गया। ठीक है, लेकिन स्टॉक के प्राइस के ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है पता है? दे आर वेटिंग फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी टू रिवाइव। इंडिया में जो स्पेशलिटी केमिकल है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और उनके जो ऑर्डर्स आते हैं वो यूएस कंपनी, यूके कंपनीज से आते हैं। अभी वहां पर बहुत हालत खराब है। जैसे ही वो इकोनॉमी रिवाइव होगी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट का पहला कट आएगा, डेफिनेटली यू विल सी कि इंडिया के जो केमिकल कंपनीज हैं उनमें एक डिमांड आएगी। ठीक है, उनकी एक डिमांड आएगी। अगेन यार, ये बहुत स्टेब्लिश प्रिंसिपल है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यू माइट बी फीलिंग कि मैं बहुत ज्यादा कॉशियस होकर आपसे बात कर रहा हूँ, बट करना पड़ती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल से उनका ये मतलब था। ठीक है, लेट्स गो अगेन, अपन थोड़ा लेट ना कर दें इसको। ठीक है, पोर्टफोलियो का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे अगर आप, तो इनमें 71% स्मॉल कैप है। ठीक है, क्लोज टू 15% इन्होंने मिड कैप है, और 13-14% इन्होंने लार्ज कैप रखा हुआ है। ठीक है, अब स्कीम की परफॉर्मेंस थोड़ी देखिए। ये मैं बंद कर सकता हूँ क्या? इसको नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं क्या है। फिर मुझे जस्ट एक बार उसको पूरा करना है तो हाँ ठीक है। स्कीम की परफॉर्मेंस देखिए। स्कीम की परफॉर्मेंस वैसे अपने को यहाँ नहीं देखनी चाहिए, हमारे पास और बेहतर तरीके हैं स्कीम की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। बट एक साल में 55% रिटर्न है, 5 साल में 28% का CAGR है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी। और सिंस इंसेप्शन देखोगे तो 21.6 है। ठीक है, ये कब का बता रहा है? मार्च 2024, आज से 2 महीने पहले का, आज से 1 महीने पहले का बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए डाले होते आज से 5 साल पहले, तो निपॉन इंडिया आपके उसको 3.5 गुना करता। BSE का जो स्मॉल कैप है वो उसमें 27,000 करता, 2.7 टाइम्स करता, और सेंसेक्स जो है वो डबल करता आपके पैसे को। दैट्स इट। लेकिन अगर आप सिंस इंसेप्शन देखोगे तो द डिफरेंस इज ह्यूज। अगर आपने 10,000 रुपए, जब से निफ्टी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड शुरू हुआ है, अगर आपने 10,000 रुपए भी डाल दिए होते तो उसने 14 टाइम्स इंक्रीज करा है आपके टोटल अमाउंट को, जबकि स्मॉल कैप ने सिर्फ 5 टाइम्स इंक्रीज करा है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को थोड़ा सा आगे जाना है, मेरे को देखना है समीर रच जी जो है वो जनवरी 2017 से हैं। ठीक है, और तेजस शेठ ही इज एन असिस्टेंट फंड मैनेजर, ये फरवरी 2023 से। अपने को ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को समझना पड़ेगा कि कितने टाइम से वो लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इनका अपन देखते हैं, ये है 2017 से। और तेजस सेठ का मैं देख लेता हूं, ही इज एन असिस्टेंट, और कब से हैं? 2023 से। ठीक है, चलो, मतलब ये समझ में आया दैट समीर रच इज आर मैन। ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ अदर ओपन एंडेड स्कीम्स मैनेज्ड बाय सेम फंड मैनेजर। ठीक है, मतलब और कौन सी ओपन एंडेड स्कीम्स हैं या फंड्स हैं जो समीर रच जी मैनेज करते हैं, ये अपन फैक्ट शीट से नहीं देखेंगे, इसको ढूंढने के दूसरे तरीके हैं। ठीक है, असिस्टेंट फंड मैनेजर तेजस सेठ जो है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। यहां पर लिखा भी हुआ है कि तेजस सेठ मैनेजेस 2 ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ठीक है, इन केस द नंबर ऑफ स्कीम मैनेज बाय फंड मैनेजर इज मोर देन 6 in performance rate of other scheme, the top three and bottom three managed by fund has been provided herein। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी यहां पर जैसा मुझे अभी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है कि समीर रच के नीचे कुछ भी नहीं दिया है, और तेजस रच के नीचे, तेजस सेठ के नीचे एक म्यूचुअल फंड है। तो इसका मतलब कितने और म्यूचुअल फंड्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं अपन, ऐसे नीचे लेके जाते हैं।
यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं इसको, जस्ट डू इट। 0 स्कीम्स, 0 नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंड्स मैनेज्ड। यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्या एक फ़ोकस्ड वे में समीर रच ये फंड मैनेज कर पाएँगे? आप सोचो ना, आपका एक फंड मैनेजर है, वो आपके अलावा और 50 जगह काम कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो डेफ़िनेटली फ़ोकस नहीं लगता है ना। अच्छा, अगर कोई म्यूचुअल फंड में समझना, एक फंड मैनेजर है समीर जैसा, ठीक है? पहले तो इनकी प्रोफ़ाइल वगैरह भी अपन चेक करेंगे, सब करेंगे। आज के सेशन में मैं सिर्फ़ डेटा कलेक्शन करवा रहा हूँ आपसे। क्या समीर रच जी का मेरे को पूरा प्रोफाइल चेक करना चाहिए? अगर वो पिछले 7 साल से मेरा फंड मैनेज कर रहे हैं और सिर्फ मेरा ही कर रहे हैं, तो क्या उनका पे भी नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा होगा? स्पेशलाइज़्ड है यार, समझ रहे हो? व्यक्ति स्पेशलाइज़्ड है, ठीक है? लेट्स गो अहेड और देखते हैं। एसआईपी परफॉर्मेंस की बात है कि अगर आपने मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपए डाले होते, तो सिंस इंसेप्शन से आपके अभी तक 16,30,000 रुपए तो आपके हो चुके होते इकट्ठे, और वो बड़ा बन के हो जाता 1,06,30,000 रुपए। 1,06,30,000 रुपए हो जाते हैं। टोटल फंड का रिटर्न 24.9 है। आपने जैसे करके, मतलब ये तो बहुत बेसिक है और खुद समझने लायक है, दैट्स ओके। रिस्कोमीटर अपन देखेंगे तो हाई है, बेंचमार्क का भी रिस्कोमीटर देखेंगे वो भी हाई है, दैट्स इट, इतना ही है। अब मैं क्या करता हूँ पता है? अब है ना, अब एक काम करते हैं, मैं आपके लिए भी ये काम कर रहा हूँ। आप जितनी डिटेल्स हो सकती हैं, जितनी डिटेल्स हो सकती है ना, वो सब यहाँ पर इकट्ठी करो, एक फंड को लेके, ठीक है? आप मानो, मतलब मैं दिखाना तो नहीं चाहूँगा, ठीक है? बट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई वोंट लाइक टू से दैट स्टूडेंट, ठीक है? ही इज़ एन एचएनआई वेल्थ मैनेजर फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है? और वो एचएनआई, स्पेसिफिकली एनआरआई एचएनआईज़ जो हैं, उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे, जो फैसिलिटेशन कर पाए कि एचएनआईज़ इंडिया में या ग्लोबली कैसे पैसा लगाते हैं, ठीक है? ही हैज़ डिस्कस्ड हिज़ म्यूचुअल फंड वर्किंग्स विथ मी, कि उन्होंने अपनी रैंकिंग मेथोडोलॉजी कैसे बनाई है। डेफ़िनिटली मैं आपके साथ उन लोगों की रैंकिंग मेथोडोलॉजी तो शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी अनफेयर फॉर देम, बिकॉज़ लिटरली देख के लग रहा था कि हाँ, बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। बट डेफ़िनिटली वहाँ से अपन कुछ चीज़ें पिक करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, एक टेम्पलेट जैसा मैं आपको अगले सेशन में दूँगा, ठीक है? इसके बाद और कि मेरे को क्या-क्या मेरी चेकलिस्ट होना चाहिए अगर एक मैं फंड को पिक करता हूँ तो। आप मानना उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत ईज़िली ऑब्जेक्टिफ़ाई कर सकते हो कि अच्छा, या तो ये 0 होगा या 1 होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ स्कीम्स, कि कितने ज़्यादा शेयर्स हैं, स्टॉक हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम में। तो कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर 30 से ज़्यादा स्टॉक होंगे तो वो खराब है। कई लोग बोलेंगे सर 50 से ज़्यादा स्टॉक होंगे तो वो खराब है। कई लोग बोलेंगे 80 से ज़्यादा स्टॉक होंगे। वो हमारा खुद का एक मेट्रिक रहेगा बनाने का। ठीक है? हम चाहें तो उसकी रैंकिंग भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? बट वो सब काम अपन करेंगे अगले सेशन में। लगेगा तो मैं इसके 2 सेशन और ले लूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मैं सेशन छोटे ही रखूँगा, 38, 39, 40 मिनट्स के। ठीक है? ताकि क्या हो, आप लोग आराम से देख के काम कर सको। अभी आपके लिए मैं 2 होमवर्क आपको दे के जा रहा हूँ। एक जो मैंने पहले दिया था आपको लिखने का, कि बताओ अगर आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो तो आप बाय साइड एनालिस्ट हो कि सेल साइड एनालिस्ट हो। नंबर 2, आप कोई भी एक फंड पिक करो जो आपको एनालाइज करना है, और उससे रिलेटेड जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वेदर रुपी वेस्ट से मिल रही है, मॉर्निंग स्टार से मिल रही है, वो डाउनलोड करो, वो यहाँ पर लिख के रखो। सॉर्टिनो रेशो, ये रेशो, वो रेशो, जो मिल रहा है सब एक जगह भी नोट करके रखो। मैं आपसे बहुत ही हाई क्वालिटी का एक प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट बनवाना चाहता हूँ, जिसको आप किसी को भी अगर दिखाओगे तो हाँ, लगेगा कि वाक़ई में आपने रिसर्च किया है, और अपन करेंगे भी। सिर्फ़ चमकाने वाली बात नहीं है कि पॉलिश करके रख दें, वी विल एक्चुअली डू द रिसर्च, ठीक है? एंड यहाँ तक आज के सेशन में इतना ही था। आई होप ये सेशन में ज़्यादा हमने कोई ऐसा प्रैक्टिकल कवर नहीं किया, बट मैंने जो कुछ इनसाइट्स आपको दी हैं, वो इनसाइट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय। बड़ा करना ज़रूरी था। टाटा।